माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण के इस धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद में प्रथम वक्ता के रूप में हमारे प्रथम वक्ता राजकुमार जी शर्मा ने जो विषय रखा था। सभापति महोदय जी, ये अभिभाषण की जो चर्चा हुई 3 दिन से लगातार मैं भी सुन रहा हूँ। इस अभिभाषण पे माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जो जो विचार व्यक्त किए, उनका केंद्र बिंदु या तो केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी रहा प्रधानमंत्री। हमको चाहिए था हम सब मिलकर के इस अभिभाषण पर समीक्षा करते, चर्चा करते, तो प्रदेश का कुछ भला हो सकता था। माननीय सभापति महोदय, आज सत्ता पक्ष को ऐसा क्या हो गया जो भय सता रहा है। अध्यक्ष सभापति महोदय जी, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। 130 करोड़ जनता ने 303 सीटों का जनादेश दे करके और उन्हें दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय जी, मैं कहना चाहता हूं कि 303 एक गन हुआ करती थी और उस गन से हमारी जवान हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते थे। जनता जनार्दन ने विश्वास किया कि ये 303 का जो जनादेश आपको मिला है, आप देश के सीमाओं से लेकर के हमारे इस देश के हमारे जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था। अंतिम है, उसका पहले उदय होना चाहिए। ये सपना लेके चले थे, उस काम को पूरा करना। सभापति महोदय जी, प्रधानमंत्री जी ने गांव और गरीब की अंतिम किनारे पर बैठा उस व्यक्ति को किस तरह से ऊपर उठा करके और हम गरीब और अमीर की खई को पूरी करें, इस काम को लेकर योजना बनाई। आज अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय जी, मैं गांवों की चर्चा करूंगा। आज कई वक्ताओं ने ये कहा कि गांवों को सड़कों से हम जोड़ेंगे। सारी सड़कें हमने जोड़ी। अगर हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होता तो गांव का आदमी आज भी सड़क से मोहताज होता। डामर की सड़क कैसी है वो सपने देखता। और मोदी जी ने आगे चल करके बिजली गांव का आदमी नहीं जानता बिजली कैसे होती है। शहर में जाता तो बिजली का लट्टू देखता, बिजली ऐसे जलती है। मोदी जी ने सौभाग्य जैसी योजना बना करके और गांव और गरीब के आदमी को घर में लट्टू पहुंचाने का काम किया हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने। मित्रों, इससे आगे चल करके कहा कि जो वन क्षेत्र में एरिया पड़ता है उसमें कई बाधाएं आती है, जिस कारण से उस व्यक्ति के वहाँ आज भी जो वहाँ की आधारभूत सुविधाएं हैं उनसे वो व्यक्ति वंचित है। उन्होंने कहा वहाँ पे बिजली पहुँचानी है, सोलर ऊर्जा के मार्फत से उन गांवों को भी सोलर पंप से सोलर ऊर्जा दे करके उनको उजाले में रहने का अवसर प्राप्त करना, ये काम भी किया। सभापति महोदय जी, किसानों के लिए बहुत चर्चाएं हुई और इतनी चर्चा हुई कि किसानों को हमदर्दी हम ही हैं। मोदी जी ने योजना बनाई थी ना, किसान सम्मान योजना, उसकी क्या दुर्गति राजस्थान में कितने किसानों को आपने किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया बताएं। आज भी राजस्थान में कई किसान ऐसे हैं जिनको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं किया है। जिसके कारण से मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार चाहे जितने भी किसानों के खाते अपडेट नहीं हुए ऑनलाइन नहीं, उनको ऑनलाइन करके इस लाभ को भी दिलाने का काम करें। सभापति महोदय जी,
आगे चल कर के जनजाति क्षेत्र से आता हूँ, बहुत चर्चाएं हुई और जनजाति का व्यक्ति SC ST को कांग्रेस ने अपना बपोती का वोट माना था, अपने जेब का वोट माना था। आज जनजाति व्यक्ति, जनजाति मतदाता कांग्रेस से दूर क्यों गया? जनजाति ने कांग्रेस ने केवल बातें की, उनकी भलाई के काम नहीं किए। सभापति महोदय जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी हमारे उस जनजाति उपयोजना क्षेत्र के जो रहने वाले निवासी हैं, आज भी मजदूरी के लिए पलायन करके या तो गुजरात जाते हैं या डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोग वो मध्य प्रदेश जाते हैं। हम उनके लिए संसाधन उपलब्ध नहीं करा सके, उनको मजदूरी नहीं दे सके। और उनकी हालत क्या है सभापति महोदय? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालत ये है कि उनको दलाल ले जाते हैं, मेट ले जाते हैं और जा करके जहाँ भी वो मजदूरी के लिए रखते हैं उनसे पहले सौदा कर लेते हैं, उनका पैसा उठा करके वो ले आते हैं और उनको बंधुआ मजदूरी की तरह वहाँ छोड़ देते हैं। अभी अखबारों में आया, हम सब ने पढ़ा होगा, वहाँ मजदूरी करने वाले श्रमिक का मौत हो जाती है। किस कारण से होती हुई अता पता नहीं, उनकी लाश आई तब घर वालों को पता लगता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा परिवार का सदस्य है, इसकी लाश आई है। मैं चाहूँगा कि सरकार को जो व्यक्ति मजदूरी के लिए ले जाता है, चाहे मेट है, दलाल है, सरकार को जितने भी मजदूर जाते हैं बाहर, उनका कम से कम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कितने मजदूर गए, कहाँ गए, और उसके बाद में उनकी पूरी मजदूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसकी निगरानी सरकार को करनी चाहिए। बाल श्रमिक का विषय है, बाल श्रमिक मजदूरी करने के लिए क्यों जाते हैं, ये कभी चिंता की क्या? क्यों जाते हैं? भूखा किम करोति पापम, पेट पापी है, पेट पाप के लिए कुछ भी करेगा। डूंगरपुर से उधर से आने वाले 84 उधर से सदस्य ने कहा था बच्चों को गिरवे रखा जाता है। उसके पीछे क्या कारण है? उसकी मजबूरी है कि बच्चे गिरवे रखने पड़ते हैं। आज हमने उनको रोजगार नहीं दे पाए, इसके कारण से वो मजदूरी गिरवे रखने के लिए आज मजबूर है। सभापति महोदय जी, आज हमारे यहाँ एक विभाग काम करता है, पूरे जनजाति उपरा क्षेत्र के लिए जनजाति विभाग बना हुआ है। हमारे मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, इतने विभाग हैं, मिलकर के जनजाति विभाग विकास का हम भला करेंगे, उन लोगों का हम भला करेंगे, उनके भलाई करके ऊपर उठाएंगे, ये सारे योजना बना करके उनको लाभ पहुँचाने का काम किया। 1 साल के अंतर्गत आपने उस जनजाति क्षेत्र में क्या भला किया, कम से कम बताने का तो काम करो। कुछ नहीं किया। अरे हमारे कहने से मत करिए, कम से कम आपके विचारों के लोगों से पूछ करके उस जनता जनार्दन का भला करिए। आपके भी वोटर हैं, वहाँ रहते हैं। मंत्री महोदय जी, ये समय चला जाएगा और कुछ करके जाओगे तो आने वाला समय हम सब लोगों को याद करेगा। हमको करना चाहिए। आपने तो यहाँ तक नहीं, जनजाति परामर्शदात्री समिति बनी हुई है, आपने एक भी मीटिंग नहीं बुलाई। क्यों नहीं बुलाई? क्योंकि हमसे सवाल पूछेंगे सदस्य, हम जवाब क्या देंगे? इस परिषद का काम ये है, समय समय इसको बुलाया जाता है कि वो हमको सलाह दे और जो काम हुए वो कितने हुए हैं, कितने किस कारण से नहीं हो रहे हैं, इसकी हम समीक्षा करते हैं। सभापति महोदय जी, आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे यहाँ स्वयंसेवी संस्थाएं आश्रम छात्रावास चलाते हैं, आवासीय छात्रावास चलाते हैं। जनजाति विभाग उनको अनुदान देता है, अनुदानित छात्रावास से। ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनको आपने अनुदान तक नहीं दिया। मंत्री जी, आप समीक्षा करेंगे, मैं नाम लेना चाहूँगा। वनवासी कल्याण परिषद अपने संसाधनों से वो उन बालकों को पालन पोषण कर रही है, आपने अनुदान नहीं दिया। दूसरी संस्था, सभापति महोदय जी, एक संस्था और है, लवीना विकास सेवा संस्थान, शेल्टर होम को अनुदान नहीं मिला। मैं खुद जाके देख के आया हूँ। और वो बच्चे, सभापति महोदय जी, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, जिन बच्चों को अनाथ छोड़ दिया गया है, कहीं अखबार में न्यूज़ आती है, समाचार आता है,
लोग जा कर के उन बच्चों को उस संस्था में छोड़ के आते हैं, और उस संस्था को आपने अनुदान नहीं दिया। मैं गया तो उन्होंने कहा, एमएलए साहब क्या करें, मैं इनको बंद कर दूं क्या? मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय जी, क्या उन बच्चों को हम मरने के लिए छोड़ देंगे क्या? उनकी चिंता हमारी नहीं बनती है, जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है? अरे आपके विभाग के अधिकारी गए, जाकर के कहा कि ये ठीक चल रहा है, उसके बाद भी हम अनुदान नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है जिसके कारण से हम अनुदान नहीं दे पाते? सब ये चिंता का विषय, चिंता करनी चाहिए। आगे बढ़ करके आपने कई सारी बातें कही हैं। हमारे यहाँ पुलिस का विषय आया, सबने चिंता की पुलिस ठीक काम नहीं कर रही है। पुलिस काम भी करती है, उनको रोकने का कौन काम करता है? जितने अपराध बढ़ रहे हैं, जितने अपराधी खुले आम घूम रहे हैं, उसके पीछे किनका हाथ है? पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कानून की रखवाले हैं, कानून की रक्षा नहीं कर सके। वो कर सकते ना है, लेकिन कहीं न कहीं उनको दबाया जाता है। सभापति महोदय जी, चाहे आप हो चाहे हम हो, अपराधी को बचाने का काम हम ही करते हैं। लेकिन कहीं कहीं सारे पुलिस वाले खराब नहीं हैं, ईमानदार लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन काम करने नहीं दिया जाता है। आज मैं जाडोल क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। हमारे पानरवा थाने का, फलासिया थाने का मामला है। एक व्यक्ति अपनी होटल चलाता है, झोपड़ी बना करके मेगा हाईवे पे। अरे अपने परिवार को पालने के लिए आदमी कुछ भी धंधा करेगा। हमारे वहाँ का डीवाईएसपी 2 पुलिस थानों के जाब्ते ले जा करके रात को वहाँ पर छापा मारते हैं, और छापा मार करके निर्दोष लोगों को पकड़ करके पुलिस थाने लिया जाता है। हो सकता है उनकी थोड़ी बहुत गलती होगी, वहाँ होटल है, कुछ लोग खाने पीने वाले होंगे, उनको सब जा करके पढ़े लिखे लड़कों को उन सबको बंद कर दिया। चलो बंद कर दिया, समझ में आता, आपने कर दिया। कानून जो भी कानून लगता है वो लगना चाहिए, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन सभापति महोदय जी, उन बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को 30-30 पट्टे मारने का काम उस पुलिस ने किया। आप क्या कार्रवाई करेंगे? जवाब देना। ये से एक विषय नहीं है। पानरवा थाना में आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ का व्यक्ति दारू भी पीता है लेकिन अपराध नहीं करता है। रास्ते में बैठे होंगे, आपने दुकानें खोल रखी हैं, बैठ करके पी रहे होंगे, पुलिस वाले जा रहे थे, उनको नमस्ते नहीं किया होगा, फिर वापस आए, उनसे उलझ गए, उन्होंने कहा भी हमारी कोई गलती नहीं है। वो पुलिस वाले थानेदार को बुलाते हैं, उठा करके लेके जाते हैं, और रात पर उनको बंदी रख करके उनके साथ मारपीट होती है। दूसरे दिन वहाँ से मैं निकलता हूँ, दूसरे लोगों ने मुझे कहा भाई साहब एक बार देखो से उनकी हालत क्या है। मैं थाने में गया, और थाने में जा करके मैंने कहा भाई इनका अपराध क्या है? थानेदार साहब आना ही, फ़ोन से बात की, साहब मैं आकर के देख करके इनको छोड़ेंगे। और मेरे जाने के बाद में रात को 3-4 पुलिस वालों ने उनके ऊपर चढ़ के उनकी ठुकाई की, और इतनी पिटाई की कि वो चल फिरने की स्थिति में नहीं था। ये अधिकार किसने दिया है? क्या स्थिति आपके थानों की? उनको कौन संभालेगा? कौन धनी धोरी है? इसकी शिकायत मैंने माननीय एसपी साहब से की। उन्होंने डिप्टी को जांच दी। जांच के बाद में पुलिस वाला पुलिस की मदद करता है, वो लड़का कोर्ट में जा करके परिवाद पेश किया। ये हालत है, यहाँ की स्थिति है सभापति महोदय जी। आगे चल करके हमने आदिवासी क्षेत्र में सिलाकोसिस की शिकायत भी है। आपने सिलाकोसिस के विषय में काफ़ी जिक्र किया है, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, और अच्छी बात का स्वागत करना चाहिए। आपकी पीठ थपथपाने धन्यवाद भी देना चाहिए। जाडोल में, ओगना के आसपास में 20-25 ऐसी खनन थी जो आज नहीं थी। मैंने पिछली बार प्रश्न भी लगाया था, उसका जवाब आया हमारे पास में वहाँ कोई हमारी खनन नहीं है। वो सारी की सारी अवैध खनन थे, और अवैध खनन होने के नाते वहाँ पर खुदाई हुई, माल ले गए, वहाँ से निकलने वाला धुआं
इतना दूषित था कि वहाँ के रहने वाले आसपास के एरिया के सब लोगों को फेफड़ों की बीमारी हुई। काफ़ी औरतें विधवा हो गई। उसके बाद में जो पानी बरसात का भरता है, उस खड्डों से पानी निकलता है और पानी निकल करके नालों में जाता है। नालों में जाने के बाद में वहाँ पे बच्चे पानी पीते वेरी खोद करके। आज हर जगह हेडपम्प नहीं है, वो जाते मगरे में तो वेरियाँ ही खोदते और वह वेरी खोद करके पानी पीते हैं। उसके बाद उन बच्चों को भी वह बीमारी होती है। ऐसी हालत है। और मेरे प्रश्न लगाने के बाद में वहाँ पर जाकर के यदि उन्होंने जाँच किया है, आज सरकार ने वहाँ पर चिकित्सा टीम में भेजने का भी काम किया। सभापति महोदय जी, ये हालत यहाँ पे। दूसरा विषय आपने कहा एक हमारे यहाँ खनन का कोरडा क्षेत्र है, वहाँ पर सीमेंट का बहुत भंडारण है, बहुत लंबा भंडारण है। वहाँ के आदिवासियों के खेतों में भी है, उसके बाद में मगरिया उन पे भी हैं। अगर आदिवासी का भला करना चाहते हो तो कम से कम वहाँ जो सीमेंट का पत्थर है, उन आदिवासियों को वहाँ का पट्टा देने का काम करो। अगर उनको पट्टा मिलेगा तो वो कम से कम अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, वो कम से कम अपना जीवन स्तर सुधार सकता। समाप्त करें माननीय सदस्य। मैं समाप्ति कर रहा हूँ सभापति महोदय जी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को आगे चल कर के कुछ समाज का भला करना है तो हमें करना चाहिए। सभापति महोदय जी, दूसरा मैं विषय आपसे कहना चाहता था, हमारे यहाँ शिक्षा को बढ़ावा देने की बहुत बात कही है। उस क्षेत्र में हालात क्या है? विद्यालय हैं लेकिन वहाँ पे पढ़ाने वाला कोई नहीं है। पढ़ाने वाला कोई नहीं है तो उन दीवारों को देख करके बच्चे सीखेंगे क्या? दीवारों को देख करके पढ़ेंगे? प्रत्येक विद्यालय में ऐसी स्थिति है, वहाँ पर मास्टर न होने की वजह से बच्चा पढ़ना चाहता है, वो होशियार है लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ पाता है क्योंकि वहाँ पढ़ाने वाला कोई नहीं है। यही हालत हमारे चिकित्सालयों की है। हॉस्पिटल है, मैंने ये कहा कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, बिखरी आबादी है, आप और भी हॉस्पिटल खोलें। अभी तक हॉस्पिटल खोलने का कोई विषय नहीं। आपके नियम हो सकते हैं, आपकी सीमाएं हो सकती हैं, मर्यादा हो सकती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो कम से कम छूट होनी चाहिए। इस पर भी हमको चिंता। समाप्त करें माननीय सदस्य। बहुत टाइम आपको 20 मिनट दिया है। पद्म जी, आपका आभारी हूँ, आपने मुझे 20 मिनट दिया, आपने मुझे समय दिया और मैं इससे धन्यवाद प्रस्ताव का, इस राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करते हुए मेरी बात को जय भारत। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय,